हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रमोद राणा और कल की क्लास में हमने दोस्तों क्या जाना था, आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसका पहला पार्ट जाना था। अब आज इसी के आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। जैसा कि हमने जाना था 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की टोटल जीएसडीपी कितनी थी। प्रचलित भावों पे हम बात करें तो 16,69,750 करोड़ की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? प्रचलित भावों पे हम बात करें तो 16,69,750 करोड़ की हो जाएगी। जबकि स्थिर पावों पे 7,81,911 करोड़ की। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई, तो याद रखना 11.14% और 8.04% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 11.14% और 8.04% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो आधार वर्ष 2011-12 में 38,497 थी, जो कि बढ़ के जो है 1,69,050 जो है ये हो चुकी है। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रचलित भावों पे, जबकि स्थिर भावों पे 76,971 रुपए हो जाएगी। तो प्रचलित भावों पे कितने हो गई, 1,69,050 रुपए हो जाएगी, जबकि स्थिर भावों पे आपको याद रखना है 76,971 रुपए जो है ये हो गई है। और लगभग 4 गुना जो है ये क्या हो गई, पर कैपिटा इनकम जो है ये बढ़ गई। ठीक है, फिर हमने क्षेत्रवार देखा था कि वर्तमान मूल्यों पे 43% प्राथमिक क्षेत्र का, लगभग 19.9779% जो है द्वितीय क्षेत्रों का, वैन से याद किया था 43 प्यार, और लगभग 37% जो है तृतीय क्षेत्र का क्या रहा है, योगदान रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 43, 20 और लगभग 37% हो जाएगा, ये ध्यान रखना। हाँ, अब उसके बाद देखिए। प्राथमिक क्षेत्र में हमने सारी चीजें जानी थी। प्राथमिक क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी रही, फसलों की रही। जबकि सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा जो है योगदान किसका रहा, फसलों का रहा। और सबसे कम योगदान जो है ये ध्यान रखना, मछली पालन और जलीय कृषि का रहा था। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान जो है ये किसका रहा था, मैन्युफैक्चरिंग का हो जाएगा। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान रहा था व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट का। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था, व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट का जो है ये तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था विकसित मध्य प्रदेश @2047। तो इसके कुछ लक्ष्य बनाए थे कि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को 250 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया। प्रति व्यक्ति आय जो है उसको 22 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया। साक्षरता को 100% करने का लक्ष्य रखा गया। सिकल सेल एनीमिया रोग को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य जो है ये क्या किया गया था, रखा गया था। ठीक है, फिर हमने ये सारे एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें देखी थी। फिर मध्य प्रदेश की जो सार्वजनिक वित्त है उसके बारे में हमने जो है ये जाना था। ठीक है, सार्वजनिक वित्त के बाद टैक्स, राजस्व, एसजीएसटी से इतना, वाणिज्य कर, राज्य आबकारी वगैरह हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश के बजट का आकार, जहां 2000 में 16,000 करोड़ का बजट था, वर्तमान में 2025-26 जो है उसके अनुसार 3,75,000 करोड़ का अपने मध्य प्रदेश का जो है ये बजट हो जाएगा। फिर हमने राजकोषीय अनुशासन जाना। फिर उसके बाद दोस्तों जो है हमने बैंकों के बारे में जो है ये सारी चीजें जानी थी। अब आज इसी के आगे दोस्तों क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और अब हम पढ़ेंगे क्या, मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कृषि का आखिरकार क्या विकास रहा। जैसा कि आप सभी को पता है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है ये घोषित किया गया था। 2025 को देखें तो मध्य प्रदेश ने जो है ये उद्योग वर्ष घोषित किया। 2026 को मध्य प्रदेश ने जो है ये किसान कल्याण वर्ष घोषित किया। और 2027 को जो है ये युवा वर्ष घोषित करने की बात कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। तो 2026 को किसान कल्याण वर्ष, यानी किसानों के कल्याण के लिए जो ये वर्ष है ये 2026 का वर्ष होगा। तो 2026 का जो वर्ष होगा वो किसान कल्याण पे ज्यादा ध्यान देगा। और जैसा कि आप सभी को पता है अपने मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 7,2,7,2,7,2, तो लगभग 72% जनसंख्या जो है वो कहाँ पर रहती है, 72% जनसंख्या जो है ये गांवों में रहती है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 72% जनसंख्या जो है ये कहाँ पे रहती है, गांव में रहती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। और मध्य प्रदेश में भी लगभग 155 लाख हेक्टेयर जो भूमि है ना ये कृषि योग्य, यानी यहाँ पर कृषि हो सकती है। कितनी, लगभग 155 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। जिसमें से 2003 में जहाँ अपने मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो रकबा, जहाँ सिंचाई होती है
3 लाख हेक्टेयर ही था। तो 2003 में जो सिंचाई का रकबा था वो लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, जो कि आज बढ़कर जो है वो लगभग कितना हो गया, 50 लाख हेक्टेयर जो है ये हो गया। ठीक है, तो 2003 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़कर कितना हो गया, लगभग 50 लाख हेक्टेयर जो है ये हो गया। अब मध्य प्रदेश की निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक सिंचाई का रकबा लगभग जो है 65 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। यानी 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर, और बढ़कर ये 50 लाख हेक्टेयर 2003 में मात्र 3 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। और सरकार ने 2028-29 को मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य रखा, और साथ ही साथ जो सिंचाई क्षमता है उसको 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, कि 1 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वहां पर हम क्या करवाएंगे, सिंचाई करवाएंगे, वहां पर क्या करवाएंगे, सिंचाई करवाएंगे। ठीक है। हाँ, अब फसल उत्पादन की हम बात करें तो प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2023-24 के 30,445,000 हेक्टेयर से घटकर, जहां 2023-24 में इतना था, अब घट के 2024-25 में दोस्तों ये जो फसल क्षेत्र है फसल उत्पादन के लिए, ठीक है, फसल कुल फसलों के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र कितना हो गया, 29,687 करोड़ हो जाएगा। 29,687 हजार करोड़, क्या हजार हेक्टेयर जो है ये रह गया। यानी पिछले वर्ष की तुलना में जो अपना कुल कृषि क्षेत्र है जहाँ पे कृषि करते थे वो क्या हुआ है, कम हुआ है। थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लीजिए। 2024-25 में कुल कृषि उत्पादन जो है ये बढ़ा है। ठीक है, अन्य फसलों सहित कुल कृषि का उत्पादन कितना है, 7.66% बढ़ा है। यानी 73 हजार टन जो है ये उत्पादन हुआ है। यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कुल कृषि का उत्पादन क्या हुआ है, बढ़ा है। अनाज फसलों के उत्पादन की हम बात करें तो ये भी बढ़ा है 2023-24 की तुलना में। इस बार जो है 61,330 हजार टन जो है ये हो गया है। इसके विपरीत देखो, कुल फसलों के उत्पादन में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जो है ये कृषि क्षेत्र जो है ये घटा है। इसके अलावा कृषि का उत्पादन जो है ये बढ़ा है। इसके अलावा फसलों का उत्पादन जो है ये भी बढ़ा है। दलहन उत्पादन जो है ना, दलहन उत्पादन ये जो है घटा है। दलहन का उत्पादन 21.09% हुआ है। यानी जो दलहन का उत्पादन है ये क्या हुआ है, गिरावट दर्ज हुई है, जो 7296 हजार टन से घटकर 5698 हजार टन जो है रह गया। यानी दालों का जो उत्पादन है इसमें क्या हुई है, गिरावट हमें देखने को मिली है। तिलहन उत्पादन में भी बात करें तो 5.27% की कमी दर्ज की गई, जो 22,000 टन से घटकर 9494 हजार टन हो गया। यानी तिलहन के उत्पादन में भी दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। ठीक है। अब फसल क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान मूल्यवर्धन में तो 10.43% हो जाएगा। पशुधन क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान 5.41% हो जाएगा। और मछली पालन क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान लगभग 17.94%। एक बेसिक बेसिक जो है ये पढ़ लीजिए। हाँ, अब आइए, ये थोड़ा मेंस के लिए आपका डाटा महत्वपूर्ण हो सकता है, कि जो खाद्यान्न उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन के हम क्षेत्रफल की बात करें, 2024-25 में खाद्यान्न के उत्पादन का जो क्षेत्रफल है ये 1.08% घटकर लगभग 21,296 हेक्टेयर पे दोस्तों खाद्यान्न का क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी इतने हेक्टेयर पे खाद्यान्न की कृषि होती है। उत्पादन में भी दोस्तों क्या हुई है, वृद्धि की गई है, और ये 60,000 टन से बढ़कर 67,000 टन जो है हो गया। तो क्षेत्रफल में भी दोस्तों क्या देखने को मिली हमें, क्षेत्रफल में जो है उसमें कमी देखने को मिली, परंतु उत्पादन जो है खाद्यान्न का बढ़ा है। और प्रमुख खाद्यान्न फसलों के आंकड़ों का विस्तृत विवरण जो है ये नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, क्षेत्रफल जो है धान का इतना है, इतने हजार हेक्टेयर, मक्का का इतना है, और गेहूं का इतने हो जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, इन दोनों में वृद्धि हुई है मक्का और गेहूं में 2023-24 की तुलना में। उत्पादन ये आप देख सकते हो, उत्पादन ये 1000 मीट्रिक टन में 2024-25 में ये क्षेत्रफल है, इतने क्षेत्रफल में, और ये उत्पादन में। अब उत्पादन में वृद्धि हुई या कमी हुई ये भी बता दिया। ठीक है। हाँ, अब आइए दलहन फसलों की हम बात करें तो दलहन फसल जो है उनमें जो 24-25 में दलहन फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल घटकर जो है 4492, कुल क्षेत्रफल घटकर जो है 4492 हजार हेक्टेयर रह गया, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 17% की कमी। यानी जो दालों का दोस्तों क्षेत्रफल है, यानी कम क्षेत्रफल पे इस बार जो है ये क्या हुई है, दालें बोई गई है। कब का डाटा है, 2024-25 में। तो दलहन फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल जो है घटकर 4492 हजार हेक्टेयर रह गया। तो आपको याद रखना है 2024-25 में
जो दलहन फसलें हैं ना, दलहन फसलें, इसके अंतर्गत कुल क्षेत्रफल घटकर जो है ये 4492 हजार हेक्टेयर जो है रह गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 17.29% की कमी को दर्शाता है। यानी कुल क्षेत्रफल जो है ये घट के क्या हो गया, कम हो गया। उत्पादन की हम बात करें तो दलहन उत्पादन में भी 21.90% की गिरावट दर्ज की गई, और ये 7296 हजार टन से घटकर 5698 हजार टन जो है रह गया। यानी दालों का जो उत्पादन है ये भी क्या हुआ दोस्तों, कम हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ क्षेत्रफल जो है वो आप देख सकते हो, क्षेत्रफल में भी कमी आई। तो दालों के क्षेत्रफल में भी कमी आई, और साथ ही साथ दालों के उत्पादन में भी हमें क्या देखने को मिली, कमी देखने को मिली। इसके अलावा ये आप डाटा देख सकते हो, अरहर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, इसका ये इस इतने क्षेत्रफल में बोली गई, जिसमें से आपको देखने को मिल रहा होगा कि सबसे ज्यादा ये जो है चना का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, बात करें तिलहन फसलें, वे फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों हो जाएगा, जैसे सोयाबीन हो जाएगा, जैसे मूंगफली हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो तिलहन फसलों की हम बात करें तो उनका क्षेत्रफल भी घटा है। ठीक है, 7747 हजार हेक्टेयर रह गया, यानी घटा है 2023-24 की तुलना में। जबकि उत्पादन जो है, उत्पादन में भी हमें क्या देखने को मिली, कमी देखने को मिली। तो दलहन और तिलहन फसलों का क्षेत्रफल भी घटा है, और साथ ही साथ उनके उत्पादन में भी हमें क्या देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है। ये आप देख सकते हो, तिलहन फसलों में राई, सरसों हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, और कुल तिलहन हो जाएगा। ठीक है, राई सरसों हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, और कुल तिलहन हमें देखने को मिल जाएगा। तो उत्पादन के आंकड़े 1000 मीट्रिक टन में, और ये क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में हो जाएगा। तो ये प्रमुख जो है आंकड़े हो जाएंगे। अब आइए वाणिज्यिक फसलें जो व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है, जैसे कपास, मूंगफली, गन्ना हो जाएंगे, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो गन्ना, कपास की हम बात करें तो ये आप क्षेत्रफल देख सकते हो, ये हो जाएगा 2023-24, ये 2024-25 में 107 हजार हेक्टेयर, और ये 537 हजार हेक्टेयर हो जाएगा। उत्पादन ये आप देख सकते हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब बीटी कॉटन देखिए, अपने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी साइड जो है बीटी कॉटन जो है, इसकी खेती भी हमें देखने को मिली। और बीटी कॉटन की जो कृत्रिम एक तरह से कॉटन है, इसकी खेती मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हो गई, सन 2002 में प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, सन 2000 में अपना मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो बेचारा दुखी हुआ तो 2 साल बाद जो है उसने बीटी कॉटन की खेती जो है प्रारंभ कर दी थी। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में सन 2002 में बीटी कपास की खेती प्रारंभ हुई। क्षेत्र की भी हम बात करें तो 2021-22 में 5.60 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 जो है उसमें 6.30 लाख हेक्टेयर जो है, ये जो क्षेत्र है ये भी हमें क्या देखने को मिला, बड़ा है। किसका, बीटी कपास, ये इसका बीटी कॉटन का। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये बीटी कॉटन हो जाएगा। अब पशुपालन की हम बात करें। ठीक है। हम्म पशुपालन की हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर आपको डाटा कुछ याद रखना है। जैसे मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य जो है ये हो जाएगा। तो तीसरा से कैसे याद रखें, तीन, तीन से ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों। तीन से ये दिख रहा है, ये तीन को हमने उल्टा लिटा दिया और चश्मा ऐसे तोड़ दी, बीच में से तोड़ दी तो आधा तीन ऊपर आधा तीन नीचे हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, विजुअल करना है कि मध्य प्रदेश देश का। अब आपके चश्मा लग गई तो मम्मी ने क्या कहा, बेटा एनर्जी मतलब दूध पी तो प्रोटीन वगैरह पिएगा, सही हो जाएगा। तो आपको आधे से याद रखना है तीन। तो अपना मध्य प्रदेश जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अपना मध्य प्रदेश जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ से नहीं पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति दुग्ध की जो उपलब्धता है ये लगभग कितनी है, तो 707 ग्राम प्रति दिन रही है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 2024-25 के अनुसार, 2024-25 के अनुसार याद रखना है, प्रति व्यक्ति दुग्ध की जो उपलब्धता है ये लगभग 707 ग्राम जो है प्रतिदिन रही। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग कितनी रही है, 707 ग्राम प्रति दिन रही है। और दूध के उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश जो है देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य। ठीक है,
तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, दूध के उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान हो जाएगा। और इसके अलावा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2024-25 के डाटा के अनुसार 707 ग्राम प्रतिदिन रही। कितनी रही थी प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है 2024-25 के डाटा के अनुसार जो है ये 707 ग्राम प्रतिदिन रही। प्रजातियों में हम बात करें तो भैंस का योगदान लगभग 48% और गायों का योगदान लगभग 32% हो जाएगा। ठीक है, तो भैंस का 48% और गायों का लगभग 32% हो जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की हम बात करें तो 707 ग्राम जो है ये प्रतिदिन रही है। और मध्य प्रदेश जो है ये देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य जो है ये हो जाएगा। अंडे उत्पादन की हम बात करें तो ये आप देख सकते हो बेसिक है, आपको ये याद रखना है प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता लगभग कितनी है, 35 अंडे रही है। ठीक है, प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता लगभग 35 अंडा प्रति वर्ष जो है ये रही है। मांस उपलब्धता की हम बात करें तो प्रति व्यक्ति मांस उपलब्धता जो है लगभग 1.76 किलोग्राम प्रति वर्ष रही। तो अंडा प्रति वर्ष जो है 35, दूध जो है प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन जो है 707 ग्राम जो है दूध की उपलब्धता रही। यानी साथ साथ मिलकर अपन दूध पियेंगे। दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे हो जाएगा। जबकि प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है ये लगभग 707 ग्राम रही। प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता हम बात करें तो प्रति वर्ष 35 अंडा रही थी। प्रति व्यक्ति मांस उपलब्धता लगभग 1.76 किलोग्राम प्रति वर्ष जो है ये रही है। और मांस उत्पादन में मुर्गी पालन का योगदान लगभग 42% और बकरी पालन का योगदान जो है ये लगभग 28% हो जाएगा। ठीक है, मछली पालन की हम बात करें तो जल क्षेत्र विकास की बात करें तो वर्ष 2024-25 में राज्य में 4.43 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 4.41 लाख हेक्टेयर जो इस क्षेत्र में मछली पालन के अंतर्गत ये विकसित किया गया। हालांकि अपना मध्य प्रदेश समुद्री एरिया नहीं है तो इतना मछली का उत्पादन जो है ये नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिक बेसिक बस जो है ये पढ़ सकते हो। हाँ भाई, ये मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ये फसल का नाम है। इधर इधर ये कितने क्षेत्रफल में पर हेक्टेयर, जो हेक्टेयर के अनुसार जो क्षेत्रफल है उसमें किसमें सबसे ज्यादा हुई है उत्पादन, मीट्रिक टन में किसमें सबसे ज्यादा उत्पादकता। देखो उत्पादन होता है टोटल और उत्पादकता होता है पर हेक्टेयर में कितना हुआ है उस अनुसार उत्पादकता। अब जैसे मान लीजिए आपकी टोटल उत्पादकता जो है 5000 हुई। ठीक है, टोटल उपलब्धता 5000 हुई, कितने हेक्टेयर में, 5 हेक्टेयर में। टोटल उत्पादन 5000 हुआ पर उत्पादकता कितनी हुई, तो ये 5000/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगी, याद रखना उत्पादकता हो जाएगी। तो गेहूं की हम बात करें तो गेहूं जो है उज्जैन में सबसे ज्यादा क्या किया गया, ज्यादा क्षेत्रफल में बोया गया था। महाकाल की नगरी उज्जैन में बोया गया। उत्पादन भी किसमें हुआ था, उज्जैन में सबसे ज्यादा हुआ। जबकि उत्पादकता नर्मदापुरम होशंगाबाद जिला, क्या कहते हैं, पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वतमाला में, सेठानी घाट यही नर्मदापुरम में है। और यहीं पर दोस्तों आपको याद रखना है उत्पादकता सबसे ज्यादा है। गेहूं के बाद धान, गेहूं के बाद क्या हो जाएगा, धान। धान के मामले में देखें तो आपको याद रखना है दोस्तों, बालाघाट में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, उत्पादन जो है रायसेन में सबसे ज्यादा और उत्पादकता जो है भिंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। किसमें, धान। अब धान आपको पता है दोस्तों इधर बालाघाट साइड अच्छी खासी मात्रा में होता है चावल, वर्षा भी यहाँ होती है, लाल मृदा भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो गेहूं जो है ये क्षेत्रफल जो है उज्जैन, उत्पादन उज्जैन और नर्मदापुरम में उत्पादकता। इसी तरह धान बालाघाट जो है ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोया गया। जबकि रायसेन में सबसे ज्यादा जो है ये क्या हुआ था दोस्तों, उत्पादन हुआ। और उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भिंड में सबसे ज्यादा हुई। मक्का की हम बात करें तो मक्का छिंदवाड़ा साइड अच्छी खासी मात्रा में बोया जाता है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोया गया। उत्पादन भी सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में हुआ। पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादकता की हम बात करें तो आपको पता है पांडुर्णा जिला बना था छिंदवाड़ा से अलग होके 54वां जिला। तो पांडुर्णा में उत्पादकता सबसे ज्यादा है, जबकि छिंदवाड़ा में उत्पादन सबसे ज्यादा है। धान का उत्पादन सबसे ज्यादा राय, तो राय दे रहे थे, चावल बो रहे थे। रायसेन के बासमती चावल को भी ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है, और गेहूं की हम बात करें तो उज्जैन में सबसे ज्यादा उत्पादन है। कुल खाद्यान्न की हम बात करें तो सिवनी में, कुल खाद्यान्न की हम बात करें तो आप सभी को याद रखना है सिवनी में जो है ये कुल खाद्यान्न जो है इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बोया गया। सबसे ज्यादा कुल खाद्यान्न छिंदवाड़ा में हो जाएगा, जबकि उत्पादकता रीवा में हो जाएगी। ठीक है,
अब तिलहनी फसलों की हम बात करें तो सोयाबीन जो है ये सबसे ज्यादा उज्जैन में बोया गया और सबसे ज्यादा उत्पादन भी उज्जैन में हुआ, जबकि उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ है, धार में है। अब आपको पता है सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, महाकाल की नगरी उज्जैन में होता है। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी को याद रखना है सोयाबीन का क्या होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उज्जैन में उत्पादन है और उत्पादकता धार में। मूंगफली की हम बात करें तो सबसे ज्यादा शिवपुरी में बोया गया। शिवपुरी में ही क्या होती है दोस्तों, मूंगफली। शिव भगवान के दर्शन करने गए, वहां पूरे मूंगफली वाले पहाड़ मूंगफली बेच रहे थे। जबकि उत्पादकता कहाँ पर हो जाएगी, भिंड में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए राई या सरसों की हम बात करें तो भिंड में सबसे ज्यादा बोई गई, सबसे ज्यादा भिंड में राई या सरसों का उत्पादन हुआ। और वही मुरैना भिंड जो है ये उत्पादकता के मामले में सबसे आगे हो जाएंगे। कुल तिलहन की हम बात करें तो कुल तिलहन सबसे ज्यादा तिलहनी फसलें उज्जैन में बोई गई, उज्जैन में ही सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। और टीकमगढ़ में उत्पादकता के मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखना। कुल चना बात करें तो निमाड़ साइड बोया जाता है सबसे ज्यादा। तो ये जो चना है ये खरगोन में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे बोया गया, खरगोन में ही दोस्तों उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ और उत्पादकता नर्मदापुरम हो जाएगी, ठीक है। तुअर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में दमोह में बोया गया, सबसे ज्यादा उत्पादन नरसिंहपुर में हुआ और नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा उत्पादकता हो जाएगी। कुल दलहन की हम बात करें तो दमोह में सबसे ज्यादा कुल दलहन उत्पादन भी यहीं पर, जबकि नर्मदापुरम जो है उसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, उत्पादकता हो जाएगी, ठीक है। नर्मदापुरम में आपको याद रखना है सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, उत्पादकता हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। हाँ भाई, ये मोटा अनाज, मोटा अनाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी 2023 में घोषित किया गया था। तो ज्वार बाजरा मक्का, तो ज्वार की हम बात करें तो सबसे ज्यादा ग्वालियर में बोया गया, क्षेत्रफल उत्पादन जो है ये भी ग्वालियर में हुआ था, किसका, ज्वार का। और बड़वानी में जो है उत्पादकता सबसे ज्यादा है। बाजरा की हम बात करें तो बाजरा मध्य प्रदेश के चंबल संभाग साइड बाजरा सबसे ज्यादा बोया जाता है मुरैना में, और सबसे ज्यादा उत्पादन भी मुरैना में हुआ। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है ये भी मुरैना में हुआ था, ठीक है। तो बाजरा सबसे ज्यादा मुरैना, मुरैना पता है ना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना हो जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सबसे पूर्वी जिला जो है ये सिंगरौली हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आइए बाजरा के बाद कोदो कुटकी। कोदो कुटकी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में, ठीक है, डिंडोरी जिले में सबसे ज्यादा कोदो कुटकी जो है बोई गई थी। ये इधर पता है ना, बालाघाट मंडला डिंडोरी, ये डिंडोरी जिला इधर है। तो डिंडोरी में सबसे ज्यादा कोदो कुटकी जो है ये बोई गई थी। जबकि मंडला में आपको याद रखना है सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ और सतना में उत्पादकता के मामले में पहले स्थान पे है। तो मंडला में क्या है, मंडल से विजुअल कर लो मंडला, तो मंडला में सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, उत्पादन। सतना में क्या है, उत्पादकता। जबकि डिंडोरी में जो है ये सबसे ज्यादा कोदो कुटकी बोई गई। तो सबसे ज्यादा कोदो कुटकी बोई कहाँ पे गई थी, डिंडोरी में। सबसे ज्यादा उत्पादन मंडला में हुआ और सबसे ज्यादा उत्पादकता सतना में हो जाएगी। प्रमुख व्यापारिक फसलों की हम बात करें तो कपास, कपास काली मृदा में होता है। गहरी काली मृदा हमें निमाड़ साइड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो खंडवा खरगोन साइड, तो खरगोन में याद रखना दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र भी है। और खरगोन में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे बोई गई और सबसे ज्यादा उत्पादन भी खरगोन में है। जबकि बड़वानी में उत्पादकता के मामले में सबसे ज्यादा है। गन्ना की हम बात करें तो गन्ना जो है नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा बोया गया, नरसिंहपुर में ही सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और उत्पादकता भी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, नरसिंहपुर में ही हो जाएगी। कुल खरीफ रबी और जायद की फसलों की हम बात करें तो सागर में सबसे ज्यादा बोई गई, रायसेन में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ और रीवा में जो है उत्पादकता के मामले में पहले स्थान पर। ये लिया गया है डाटा मध्य प्रदेश राज्य कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2024-25 के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। फसल का नाम, कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल पे बोई गई, सबसे ज्यादा इसमें उत्पादन किस जिले में है और उत्पादकता किस में है, ये थोड़ा थोड़ा आपको विजुअल कर लेना है, ठीक है। तो गेहूं उज्जैन सबसे ज्यादा, धान रायसेन में, ठीक है, मक्का छिंदवाड़ा में, कुल खाद्यान्न भी छिंदवाड़ा में, सोयाबीन उज्जैन में, मूंगफली शिवपुरी में, राई या सरसों आपको पता ही है भिंड में, कुल तिलहन उज्जैन में, चना के मामले में खरगोन में सबसे ज्यादा, तुअर के मामले में नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा, कुल दलहन के मामले में दमोह में सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।
ज्वार के मामले में हम बात करें तो ग्वालियर में सबसे ज्यादा, बाजरा के मामले में हम बात करें मुरैना में सबसे ज्यादा, कोदो कुटकी के मामले में मंडला में सबसे ज्यादा, कपास के मामले में खरगोन में सबसे ज्यादा, गन्ना नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा, और कुल खरीफ, कुल रबी और जायद के मामले में रायसेन सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बार बार आप इसको पढ़ते रहना, जिससे आपको अच्छे से जो है ये क्या हो जाएगा, डाटा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखिए। अब आइए श्री रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती आप जानते होंगे गड़ा के गोंड वंश की एक रानी हुआ करती थी। रानी दुर्गावती मुगल शासक अकबर के समकालीन थी। 1564 में रानी दुर्गावती और आसफ खां के मध्य जो है युद्ध हुआ था, जिसमें रानी दुर्गावती जो है 1564 में वीरगति को प्राप्त हो गई। एक गड़ा की गोंड रानी थी रानी दुर्गावती। अब दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है ये 2023 घोषित किया गया, तो इसी को ध्यान में रखते हुए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है ये 2024 में चालू की गई थी। तो श्री अन्न यानी जो मोटा अनाज है इसकी खरीद के लिए एक महासंघ का गठन किया गया, इस रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस पोर्टल की सहायता से किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाएंगे। तो ये सारा पोर्टल की सहायता से किए जाएंगे। श्री अन्न प्रोत्साहन, जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2024 में हुई। तो 2024 में याद रखना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई थी। श्री अन्न की खरीद के लिए एक महासंघ का गठन, सारा पोर्टल की सहायता से किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में 3900 रुपए जो है प्रति हेक्टेयर क्या किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और कोदो कुटकी उपार्जन मूल्य कुटकी का 3500 रुपए प्रति क्विंटल और कोदो का 2500 रुपए प्रति क्विंटल के मान से उपार्जन भी दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, तो किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल अलग से दोस्तों प्रोत्साहन राशि जो है उनके अकाउंट में दी जाएगी। और उपार्जन हेतु चयनित जिले कौन कौन से हैं, तो 16 जिले, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, डबरा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैयर, सतना, मझगवां, बालाघाट और सिवनी हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है इसके ये किस पोर्टल के माध्यम से जो है किसानों के अकाउंट में 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाएंगे, तो सारा पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, ये ध्यान रखना, 16 जिलों में ये 16 जिले चयनित किए गए और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हाँ, उसके बाद देखिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बाद मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत की गई थी 2023-24 में, 2 वर्ष के लिए। योजना की अवधि थी 2 वर्ष से। तो 2023-24 में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन, जबकि श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 में हो जाएगी। ठीक है, तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 में हो जाएगी, जबकि मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन जो है ये 2023 में हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन जो है ये कब हो जाएगा, 2023-24 में, जबकि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है ये 2024 में हो जाएगी। ये जो मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन है ये 2 वर्ष के लिए शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बाजरा, कोदो, कुटकी, ज्वार और रागी के क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। और इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 30,000 कृषक जो हैं, 30,000 कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। किसके तहत, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के तहत। ठीक है, फिर आइए मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना 2024 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। कब, 2024 में। तो 2024 में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, 2023-24 में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन और 2024 में मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में कि कृषि उन्नति योजना जो है इसमें किस हिसाब से दोस्तों जो है ये धान बेचने वाले किसान पात्र होंगे, तो पर हेक्टेयर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। किस हिसाब से किया जाएगा, पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में भी पर हेक्टेयर के हिसाब से दोस्तों हिसाब किया जाएगा, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के माध्यम में भी वर्ष जो है ये पर हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना की शुरुआत 2024 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। लाभार्थी जो है खरीफ फसल 2000 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान पात्र होंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जो मुख्यमंत्री
कृषि उन्नति योजना जो है, ठीक है, कृषि की उन्नति के लिए जो योजना है मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना, इससे पात्र कौन से किसान होंगे? तो धान के जो किसान हैं वो क्या होंगे? पात्र हो जाएंगे, ठीक है। और लाभ किस हिसाब से दिया जाएगा? पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है ये लाभ दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए, फसल विविधीकरण योजना 2022 में शुरू की गई। फसल विविधीकरण प्रोत्साहन हेतु उन फसलों को प्रोत्साहन देना जो एमएसपी में कवर्ड नहीं है, ठीक है। ट्यूबवेल खनन योजना 2001 में, सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर हमने एमपी का खनन चालू कर दिया। तो ऐसे विजुअल करो कि ट्यूबवेल खनन योजना 2001 में शुरू की गई थी। तो भूमिगत जल का दोहन कर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, पशु सखी योजना 2022 से शुरू की गई। केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और पशुपालन से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए ये पशु सखी योजना 2022 में, बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पशु सखी योजना ट्यूबवेल खनन योजना 2001 में हो जाएगी। ई मंडी योजना 5 अप्रैल 2021 से, तो 5 अप्रैल 2021 से ई मंडी योजना पायलट के रूप में 8 मंडियों में संचालित की जा रही है तथा पीओएस मशीन क्रैकर ई मंडी ऐप पर कार्य किया जा रहा है। यानी जो मंडी है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2021 से ई मंडी योजना जो है ये शुरू की गई। अब ये इंपॉर्टेंट है, ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2018 में ओडीओपी योजना शुरू की गई। संपूर्ण भारत में 2023 में जो है ये ओडीओपी योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर उत्पाद का चयन कर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, और ये क्रियान्वयन औद्योगिक नीति निवेश और प्रोत्साहन विभाग जिम्मेदारी देख रहा है। अब यहाँ से एमपीपीएससी के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ओडीओपी पहल के तहत कृषि से संबंधित 6 प्रमुख उत्पाद जो है, ये जो कृषि से संबंधित 6 प्रमुख उत्पाद है वो इनमें से किस जिले से रिलेटेड नहीं है, ऐसा कुछ था। तो कोदो कुटकी, अरहर, चना, बासमती धान, किन्नौर चावल, सरसों, आंवला हो जाएगा। तो कोदो कुटकी के लिए तो आपको पता ही है मध्य प्रदेश के कौन से जिले ओडीओपी में शामिल है? बालाघाट हो जाएगा, मंडला हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा, ठीक है। तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली तो होगा ही, ठीक है। तो बालाघाट, सिंगरौली, मंडला, डिंडोरी और साथ ही साथ बालाघाट हो जाएगा। उसके बाद अरहर के लिए नरसिंहपुर हो जाएगा, चना के लिए दमोह हो जाएगा, बासमती धान के लिए रायसेन हो जाएगा, और सरसों के ये चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट हो ही गया, और सरसों के लिए भिंड और मुरैना, और पन्ना जो है आंवला के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों ये जो है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये कृषि संबंधित 6 प्रमुख उत्पाद जो है 10 प्रमुख जिलों में हो रहे हैं। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, भिंड और मुरैना हो जाएंगे, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धन नामक नई योजना भी प्रारंभ की गई। तो ओडीओपी योजना मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार में अच्छी खासी मात्रा में चल रही है। अब मृदा परीक्षण हेतु युवा उद्यमी योजना 2025-26 में किसानों को विकासखंड स्तर पर मृदा नमूना परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु युवा उद्यमियों या संस्थाओं के माध्यम से 263 मृदा परीक्षण परियोजनाएं जो है ये प्रारंभ की गई। दबाव सिंचाई प्रणाली के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना 2024 से 2026 तक हो जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, कृषकों की मृत्यु हो जाए, 2 सेकंड रुकना जरा। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, तो कृषकों की दोस्तों मृत्यु हो जाए या फिर आंशिक अपंगता, दिव्यांग हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये 8 यानी ठार, तो 27 सितंबर 2008 को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 8 यानी ठाठ से की गई थी। कृषि उन्नति योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2024 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि धान के जो धान उत्पादन वाले किसान है ना दोस्तों, उनको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुगतान किया जाए। जबकि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 में शुरू की गई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 में मृत्यु पर सहायता 4 लाख, स्थायी अपंगता 1 लाख, आंशिक अपंगता 50,000 और अंत्येष्टि सहायता 4,000 हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। कौन सी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जो कि 2025 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य डेयरी इकाइयों के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। यानी डेयरी का जो उत्पादन है,
दूध का उत्पादन भी बढ़े। अब दोस्तों ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसका उद्देश्य क्या है कि डेयरी इकाई यदि आप स्थापित करोगे तो सरकार आपकी सहायता करेगी, ठीक है। तो 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की गई, जिसमें अधिकतम परियोजना की लागत 42 लाख होनी चाहिए और अनुदान SC ST कृषकों को 33% और अन्य वर्गों को 25% तक दोस्तों सरकार जो है वो क्या देगी, अनुदान देगी। किसके माध्यम से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत कब की गई? 2025 में की गई। डेयरी इकाइयों के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करना ये हो जाएगा। अधिकतम परियोजना लागत 42 लाख रुपए हो जाएगी। अनुदान SC ST के कृषकों को 33% और अन्य वर्गों को 25% जो है ये अनुदान मिलेगा। पात्रता या इसमें कौन कौन दोस्तों एलिजिबल हैं? MP का निवासी हो, न्यूनतम 21 वर्ष की आयु और 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। तो आप इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में दोस्तों क्या कर सकते हो? आवेदन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2025-26 के बजट में घोषणा की गई। देश के 100 जिलों में ये योजना जो है, मतलब 100 जिले जो हैं इस योजना में शामिल किए गए और मध्य प्रदेश के 8 जिले प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में शामिल किए गए, जिसमें अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और डिंडोरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो पूरा शहडोल संभाग हो जाएगा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, तो ऐसे याद रखना शहडोल संभाग हो जाएगा पूरा जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। इसके अलावा सीधी हो जाएगा, ठीक है, अलीराजपुर हो जाएगा, निवाड़ी, टीकमगढ़ और डिंडोरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रमुख 8 जिले हो जाएंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि 2025-26 के बजट में घोषणा की गई। बीज ग्राम योजना 1 अप्रैल 2014 को उन्नत किस्म तथा उच्च पैदावार वाले बीजों के वितरण के लिए बीज ग्राम योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भारत सरकार की। आपकी फसल का बीमा होगा, बहुत प्रीमियम कम आपसे लिया जाएगा, सरकार भरेगी और जब फसल नष्ट होती है तो आपको जो है इस चीज का फायदा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई। अब जैसे मान लो आपकी कोई फसल उगी हुई है, अब इस फसल में दोस्तों ऐसे ये खड़ी फसल है, इसमें हाथी आता है और हाथी क्या करता है? फसल में जड्ड मारता है। हाथी से दिख रहा है 16, तो हाल 16 से याद रखना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? सन 2016 में की गई थी। कब की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत सन 2016 में की गई थी और इसका उद्देश्य बीमा कंपनी कुल प्रीमियम का 80 से 110% तक क्लेम के रूप में देगी। प्रीमियम खरीफ फसल के लिए आपको 2% देना है, रबी की फसल के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% देना। और इसके तहत 2025-26 में 11 क्लस्टर भी विकसित किए गए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा खरीफ, रबी और बागवानी फसलों के लिए। परंपरागत कृषि विकास योजना सन 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना की क्या की गई? शुरुआत की गई। तो परंपरागत रूप से चलो कृषि कर लो। तो परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2015 में की गई। जैविक कृषि को प्रोत्साहन, इसके अंतर्गत जैविक समूहों का संगठन है। जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? सन 2016 में। सन 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। आत्मा कार्यक्रम पूरा नाम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। 2005 में इसकी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जो किसान है इनको प्रशिक्षण, नवाचार गतिविधियां, कृषक संगोष्ठी, कृषि मेले, यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये अपनी आत्मा जगाओ, कृषि को ज्यादा पैदावार हो, इसके लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में, नारा हर खेत को पानी मिले। तो इसके अंतर्गत जो बलराम ताल योजना है ना, सन 2007 में जो बलराम ताल योजना शुरू की गई, वो इसी के इसके अंतर्गत जो है ये शामिल है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, 15 से ऐसे विजुअल कर लो। 15 अगस्त पे हम झंडे फहराते हैं, तो झंडा फहराते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कृषि के लिए, सिंचाई के लिए सभी को दोस्तों क्या मिलेगा? सारी चीजें मिलेगी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? सन 2015 में की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको याद रखना है सन 2015 में की गई थी।
ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जो है सन 2015 में की गई। 2015 में प्रधानमंत्री कृषि से, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। आत्मा कार्यक्रम याद रखना 2005 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 के बजट में हो जाएगी। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट ये हटा दो, सब मिशन ऑन एग्रो करेंसी या पढ़ लेना। राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थोड़ा थोड़ा ये महत्वपूर्ण हो सकती है कृषि के विकास के लिए, साथ साथ 2007-8 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना 2014-15। किसान उत्पादक संगठन 2020 में। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, नेचुरल फार्मिंग के लिए नेशनल मिशन यानी प्राकृतिक खेती के लिए। तो 25 नवंबर सन 2024 को याद रखना नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो है ये प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती का प्रसार और किसानों को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का प्रारंभ 25 नवंबर सन 2024 को हो गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती का प्रसार करना और किसानों को प्रोत्साहित करना है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन, यानी ये क्या हो जाएगी, संस्था हो जाएगी। ठीक है, मछली पालन से रिलेटेड कुछ प्रमुख योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20 मई 2020 यानी कोरोना के समय में की गई थी। चलो मछलियों को बचा लो और कुछ नहीं तो। ठीक है, बचत शहर ये राहत योजना हो जाएगी। नदी समृद्धि योजना हो जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड, जो फिशरमैन है ना, फिशरमैन उनके लिए भी, किसान वैसे केसीसी की शुरुआत है 1998 में हो गई, और ये जो किसान क्रेडिट कार्ड फिशरमैन के लिए, तो किसानों की तरह मछली पालकों को भी 0% वार्षिक ब्याज दर में बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये प्रदान किए गए हैं। और योजना प्रारंभ से नवंबर 2025 तक 1,24,416 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। और 2024 में केसीसी जारी करने में अपना मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पे है? केसीसी जारी करने में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, फिर मछुआरा प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मछुआरा समृद्धि योजना, दुर्घटना बीमा योजना हो जाएगा। और अमृतकाल 2047 तक क्या लक्ष्य रखा गया? अमृतकाल 2047 तक प्रदेश में मछली उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन जो है, और मछली बीज उत्पादन 500 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। झींगा उत्पादन जो है उसको भी 100 टन करने का लक्ष्य जो है ये विकसित मध्य प्रदेश 2047 के तहत रखा गया। कब रखा गया? विकसित मध्य प्रदेश 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि मछली उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन, मत्स्य बीज उत्पादन 500 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई तक और लक्ष्य रखा गया। और साथ ही साथ झींगे का जो उत्पादन है ये 100 टन करने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब आइए उद्यानिकी। हम्म, उद्यानिकी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर हमें देखने को मिल जाएगा। पूरे भारत में मध्य प्रदेश जो है खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय शीर्ष राज्य के रूप में उभर रहा है। साथ ही साथ अब उद्यानिकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। तो जहां 2024-25 में सब्जी में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से प्याज का स्थान जो है सर्वाधिक है, यानी सब्जियों में हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जी बोई जा रही है? प्याज। उत्पादन भी सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? प्याज का। और साथ ही साथ याद करो खंडवा और शाजापुर के प्याज को ओडीओपी में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो साथ ही साथ आप सभी को याद रखना है दोस्तों, खंडवा का प्याज और साथ ही साथ शाजापुर का प्याज। तो खंडवा और शाजापुर का जो प्याज है उसे किसमें शामिल किया गया? ओडीओपी में शामिल किया गया है। जबकि उत्पादकता के में टमाटर अग्रणी सब्जी है। ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा गया, एक उत्पादन एक उत्पादकता। तो क्वेश्चन पूछा गया कि 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी। ठीक है, सॉरी। तो उत्पादन में तो दोस्तों सब्जियों में बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन में प्याज सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जबकि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर के मामले में हम बात करें तो टमाटर जो है सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा। तो 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? टमाटर। ठीक है, तो उत्पादकता के मामले में टमाटर सर्वाणी सबसे ज्यादा योगदान रखता है, जबकि उत्पादन के मामले में प्याज हो जाएगा। साथ ही साथ 2024-25 में
फलों में उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से केला पहले स्थान पे है। फलों में सबसे ज्यादा उत्पादन भी केले का होता है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो भी केले का होता है। चारों तरफ केले ही केले दिख रहे हैं, ऐसे विजुअल करो मध्य प्रदेश में, तो याद रखना फलों में सबसे ज्यादा केला होता है, जबकि सब्जियों में उत्पादन सबसे ज्यादा प्याज का, उत्पादकता सबसे ज्यादा टमाटर की। ठीक है, तो सब्जियों में उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है? प्याज का। विजुअल कर लो, चारों तरफ मध्य प्रदेश में लोग प्याज काट काट के आंसू बहा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उत्पादन प्याज का, जबकि सबसे ज्यादा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, याद रखना, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादकता सबसे ज्यादा टमाटर में हो जाएगी। ठीक है, फलों में उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से केला जो है कौन से स्थान पे हो जाएगा? पहले स्थान पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से किन्नू या मैंड्रिन यानी संतरा जो है ये पहले स्थान पे हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा ये संतरा, नागपुरी संतरा जो है ये बोया जाता है, जबकि उत्पादन और उत्पादकता केले की होती है। 2024-25 में मसाला फसलों में हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से धनिया, धनिया सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोया जाता है, जबकि उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है? लहसुन का। याद रहेगा। उत्पादन फलों में हम बात करें तो केले का सबसे ज्यादा होता है, जबकि सबसे ज्यादा जो है ये क्षेत्रफल बोया क्या जाता है? नागपुरी संतरा। सब्जियों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन प्याज का, जबकि सबसे ज्यादा उत्पादकता टमाटर की हो जाएगी। मसालों में हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? धनिया, जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन लहसुन का होता है। और उत्पादकता के मामले में हल्दी सबसे ऊपर है। ठीक है, उत्पादकता के मामले में हल्दी जो है ये सर्वाधिक उत्पादक मसाला फसल है। बागवानी फसलों की हम बात करें तो 2024-25 के अनुसार सब्जियों का उत्पादन हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल 13.26 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। उत्पादन 259 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर हो जाएगा। तो पिछले 5 वर्षों का औसत हम देखें तो आलू 52.15 लाख हेक्टेयर में हुई। ठीक है, उत्पादित हुई। 52.15 लाख हेक्टेयर उत्पादित हुई। प्याज 40 लाख हेक्टेयर, और टमाटर जो है 33 लाख हेक्टेयर जो है ये क्या हुआ था? उत्पादित हुआ था। सब्जियों के बाद हम फलों के उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख फल आम हो जाएगा 23 लाख मीट्रिक टन, संतरा 22 लाख, केला 8.92 लाख है। ये पिछले 5 वर्षों का औसत जो है ये निकला है। कुल क्षेत्रफल ये रहा, उत्पादन ये रहा। मसालों की हम बात करें तो प्रमुख मसाले लहसुन, अदरक, लाल मिर्च और धनिया हो जाएंगे। ठीक है, औषधीय पौधों की हम बात करें तो प्रमुख औषधीय पौधों का सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन इसबगोल का रहा है। तो अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है ये इसबगोल बोया जाता है, और इसबगोल का ही उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है दोस्तों? इसबगोल बोया जाता है, और सबसे ज्यादा उत्पादन भी इसबगोल का ही रहता है। और इसके बाद रहता है दोस्तों अश्वगंधा और सफेद मूसली। तो इसके बाद अश्वगंधा और सफेद मूसली का रहता है। वैसे सबसे ज्यादा उत्पादन इसबगोल का रहा है। ठीक है, तो प्रमुख औषधीय पौधों का हम बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन इसबगोल का रहा है। और इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? अश्वगंधा हो जाएगा और सफेद मूसली हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आप 2023-24 में कुल क्षेत्रफल इतना, कुल उत्पादन इतना। 24-25 में ये आप देख सकते हो। फूलों के उत्पादन में बात करें तो मुख्य रूप से गेंदा और गुलाब का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है। 2023-24 में ये आप देख सकते हो, और 2024-25 में ये आप देख सकते हो। अब आइए बागवानी संबंधी प्रमुख योजनाएं थोड़ी थोड़ी देख लीजिए। जैसे पौधारोपण योजना हो जाएगी, पौधरोपण योजना हो जाएगी। 1999 में इस योजना की शुरुआत की गई, जबकि संशोधन 2016। हमने कहा कि नो नो नो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब जगह चारों तरफ क्या लगा दो? पौधे लगा दो। तो सब जगह चारों तरफ क्या लगा दो? पौधे लगा दो। तो आपको याद रखना, पौधरोपण योजना, इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 1999 में। नो नो नो। तो 1999 में कब हो गई थी? पौधरोपण योजना की शुरुआत हो गई। तो पौधरोपण योजना की शुरुआत दोस्तों कब हो गई थी? तो आप सभी को याद रखना है, 1999 में हो गई। ठीक है।
हाँ, तो आप देखिए पौधरोपण योजना की शुरुआत 9 तो 1999 में पौधरोपण योजना की शुरुआत की गई और संशोधन 2016-17 में हुआ। अनुदान लागत का 40%, भूमि न्यूनतम भूमि 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की शुरुआत कब हुई? सन 2011 में। तो सन 2011 में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। पौधरोपण योजना की शुरुआत कब हुई? 9 तो 1999 में पौधरोपण योजना की शुरुआत की गई, जबकि मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की शुरुआत सन 2011 में हो गई। तो सन 2011 में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की शुरुआत 2011 में हो गई। इसमें बीज मसाला फसलें जैसे मिर्च, धनिया, मेथी, कलौंजी, जीरा और अजवाइन हो जाएगी। अनुदान सामान्य वर्ग को बीज लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा, जबकि SC ST को 14,000 रुपए प्रति। नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आप अलग अलग उनके लिए देख सकते हो। वाणिज्यिक बागवानी फसलों की संरक्षित खेती के लिए भी प्रोत्साहन योजना। राज्य खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना की शुरुआत कब की गई? 2016 में की गई। ठीक है। इसमें फूड प्रोसेसिंग की इकाई लगाने हेतु 25% तक का अनुदान यानी अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए जो है सरकार क्या देगी? आपको अनुदान देगी राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत। अब देवारण्य योजना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। 2021-22 में कोरोना की जो सेकंड लहर आई थी ना, उस समय ये देवारण्य योजना शुरुआत की गई थी आयुष को बढ़ावा देने के लिए। आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, औषधीय यानी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण और वैज्ञानिक उपयोग पर यह केंद्रित देवारण्य योजना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देवा रे देवा। कोरोना की सेकंड लहर आ गई, फर्स्ट लहर आई थी 2020 में कोरोना की। कोरोना की जो फर्स्ट लहर है वो 2020 में आई थी, और कोरोना की सेकंड लहर जो है ये 2021 में आ गई थी। ठीक है। तो याद रखना, औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण और वैज्ञानिक उपयोग पर केंद्रित है देवारण्य हो जाएगी योजना। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन 2008-9 से 8 यानी ठाठ से। तो राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की शुरुआत कब की गई? 2008-9 से की गई थी। और एकीकृत बागवानी विकास मिशन की हम बात करें तो 2014-15 में। ठीक है। तो एकीकृत बागवानी मिशन विकास मिशन ये नॉर्मल पढ़ लीजिए। उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत बागवानी विकास मिशन जो है इसकी शुरुआत की गई। फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना 2020 में कोरोना के समय की गई। सूक्ष्म यानी छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देने के लिए सन 2020 में, कोरोना का समय था, अब कोरोना का समय था, तो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यानी छोटे छोटे जो फूड प्रोसेसिंग उद्यम है इनको वितरित, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। इसके बाद एक बगिया माँ के नाम अभियान यानी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, पौधे लगाने के लिए एक बगिया माँ के नाम, वो भी उसी समय शुरुआत की गई थी। ठीक है। भोपाल संभाग इसमें अग्रणी रहा, जबकि चंबल संभाग पिछड़ गया। जिलों में हम बात करें तो खंडवा और सिंगरौली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया, जबकि सतना और मुरैना में कम उपलब्धि हुई है। अब 2026 में प्रमुख आगामी आयोजन जैसे राष्ट्रीय गुलाब महोत्सव कहाँ पर होगा? भोपाल में। तो राजधानी है, राजधानी में सब एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? गुलाब दे रहे हैं। सब एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? गुलाब। तो राष्ट्रीय गुलाब महोत्सव जो है ये कहाँ पर होगा? भोपाल में। जबलपुर में हम बात करें तो मखाना, मशरूम, मधुमक्खी पालन पर कार्यशाला और सम्मेलन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर कार्यक्रम जबलपुर में। शहडोल में प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय सम्मेलन। शहडोल, शहडोल में बाणसागर परियोजना है, तो परियोजना है, आसपास झरना है, पानी आएगा, तो प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा? शहडोल में। जबकि याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय गुलाब महोत्सव कहाँ होगा? चारों तरफ गुलाब दे रहे हैं, तो भोपाल में राष्ट्रीय गुलाब महोत्सव होगा, जबकि शहडोल में प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। नर्मदापुरम में हम बात करें तो राष्ट्रीय आम महोत्सव और किसान सम्मेलन हो जाएगा। सागर में हम बात करें तो सहकारिता सम्मेलन।
शाजापुर में हम बात करें तो सोया महोत्सव और प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार। खरगोन की हम बात करें तो कपास और मिर्च महोत्सव हो जाएगा। इंदौर की हम बात करें तो कृषक उत्पादक संगठनों का सम्मेलन। नरसिंहपुर की हम बात करें तो गन्ना महोत्सव हो जाएगा। ठीक है। अब नरसिंहपुर में जैसा कि आपको पता है गन्ना सबसे ज्यादा होता है, तो गन्ना महोत्सव कहाँ? नरसिंह भगवान के यहाँ नरसिंहपुर में। खरगोन में मिर्च, ओडीओपी खरगोन की मिर्च को अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। और कपास अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? खरगोन में हो जाएगा। तो कपास और मिर्च महोत्सव खरगोन में होगा, गन्ना महोत्सव नरसिंहपुर में होगा। इंदौर में कृषक उत्पादक संगठनों का सम्मेलन, जो किस कृषक उत्पादक संगठन है उनका सम्मेलन होगा। शाजापुर में सोया महोत्सव और प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार होगा। सागर में सहकारिता सम्मेलन। नर्मदापुरम संभाग जो है उसमें राष्ट्रीय आम महोत्सव और किसान सम्मेलन। शहडोल में याद रखना प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय सम्मेलन। नर्मदापुरम होशंगाबाद में सेठानी घाट के आसपास बैठे बैठे हम आम खा रहे हैं, तो आम महोत्सव और किसान सम्मेलन नर्मदापुरम संभाग। शहडोल में प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय सम्मेलन। सागर में सहकारिता सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, ये 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में मनाया गया। इसमें फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना और पीएमएफएमई योजना के हितग्राहियों को अनुदान देना। नॉर्मल नॉर्मल आप जो है ये पढ़ सकते हो। नॉर्मल नॉर्मल आप जो है ये पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा थोड़ा जो है सभी समझ में आया होगा आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। अब हम इसके आगे कंटिन्यू कब कर लेंगे? अब हम इसके आगे कंटिन्यू जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।